एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट आ चुकी है। तैयारी जोरों शोरों से चल ही रही होगी अब शायद, और उस तैयारी में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और जोड़ दे, नॉलेज में कुछ और जोड़ दे, इसके लिए मैं यहां पर हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से कुछ क्वेश्चंस लिए, जिसमें से ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उसमें से क्या क्या रूल्स बन सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो मैं यानी इंग्लिश गुरु स्वागत करता हूं आपका। वेलकम टू mahindraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। और आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज। क्वेश्चन आपके सामने आया है, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोफेसर लाल teaches both history as well as literature each semester, and you have 10 seconds to do it. Let's have a look who gives the first answer, and it is 10 सेकेंड आपके पास। फटाफट देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है, देन उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली रूल क्या कहता है। ऑलराइट, 5 4 3 2 1 इन टाइम्स अब समय खत्म हो चुका है। लेट्स हैव अ लुक इसका क्या रही सही आंसर होना चाहिए। हमने पढ़ना शुरू किया बिल्कुल शुरुआत से। प्रोफेसर लाल नेम दिया हुआ यहां पर किसी एक प्रोफेसर साहब का, यहां दिया है प्रोफेसर लाल। आगे यहां दिया है टीचर्स, प्रेजेंट डेफिनेट की बात है, यानी कि प्रोफेसर लाल है, जो कि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एसओडीएस लगेगा, यानी यहां तक ठीक है। फिर आगे दिया बोथ, वो पढ़ाते हैं दोनों चीजें। दोनों क्या चीजें पढ़ाते हैं? जैसे आपके सामने आया बोथ, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि बोथ वर्ड यहां पर आ चुका है। और बोथ के साथ अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो रूल आपके दिमाग में आना चाहिए, बोथ के साथ अगर कभी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो हमेशा एंड को फॉलो करेगा। यानी बोथ दिया होगा, उसके साथ जो दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे वो एंड से ही कनेक्ट होने चाहिए, किसी और कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो हमने यहां पढ़ना शुरू किया। बोथ के बाद पहला दिया हुआ है सब्जेक्ट हिस्ट्री और दूसरा दिया हुआ है यहां पर लिटरेचर, यानी कि जो प्रोफेसर लाल है वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, बट बीच में यहां पर दे दिया है एज वेल एज, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज का खुद का मतलब होता है, इसके साथ साथ ये भी, तो फिर बोथ का कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा एज वेल एज हट जाएगा और एज वेल एज की जगह आ जाएगा एंड। याद रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। टाइप आपको बता दिया गया है कि कंजंक्शन से रिलेटेड कि किसके साथ क्या आना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता है कि कहीं ईदर दिया है तो ईदर दिया है तो ये कनेक्ट होना चाहिए और से ही, नीदर दिया है तो कनेक्ट होना चाहिए नॉर से ही, नॉट ओनली दिया है तो बट ऑल्सो से कनेक्ट होना चाहिए, वेदर दिया है तो और से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि इस तरीके की कंजंक्शन आपको ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे समझ आ चुका होगा। लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इट इज। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल are a method of exchanging digital messages, and again you have 10 seconds and the time starts now. Hurry up. ध्यान से देखिए, उससे करिए। 5 4 3 2 1 इन टाइम्स अब समय खत्म हो चुका है। नाउ आप लोग यहां कर चुके होंगे, इसका आंसर दे चुके होंगे। अब देखते हैं यहां पर ये रूल हमारा क्या कहता है। हमने पढ़ना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया है और ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं या फिर उसे ईमेल बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में हमने बोल दिया ईमेल। तो कंजंक्शन यहां पर आ गया और, तो जैसे ही कंजंक्शन और आ गया तो आपके दिमाग में ये रूल आ जाना चाहिए, कंजंक्शन और है जिससे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं। तो जो अभी बताया यहां पर कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये रूल आ गया। यानी कि जैसे और की बात करें, एक और दिया है, और से अगर कभी भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो आपको याद रखना है हमेशा कि जो आगे वर्ब आती है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है, इट मीन जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर फॉर्म में है, इट मीन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। ऑलराइट, हमने यहां देखा इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया है और ईमेल। बात तो एक ही है, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बट हमने देखा आगे हमें फर्स्ट सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं, क्योंकि जब आप इस तरीके की कंजंक्शन बात करते हैं। ईमेल आ गया जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आर यहां रॉन्ग हो जाएगा, आर की जगह आपका इज हो जाएगा। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको वो सारे कंजंक्शंस भी यहां याद कर लेने हैं जिनके साथ सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे कि बात की अभी, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया होगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, नीदर नॉट दिया होगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ईदर और दिया होगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यानी कि इस रूल को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इस रूल को दिमाग में रखना है, साथ में इसको थोड़ा सा और याद रखिएगा कि जैसे हमने लिखते हैं कहीं भी नॉट ओनली, तो हमें पता है आगे आना चाहिए बट ऑल्सो,
और सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। कई बार होता है सिर्फ नॉट दिया होगा तो दूसरी तरफ सिर्फ बट होता है, कई बार सिर्फ ओनली दिया होता है तो दूसरी तरफ सिर्फ ऑल्सो होगा, और कई बार सिर्फ नॉट जस्ट दे दिया जाता है और दूसरी तरफ होता है बट ऑल्सो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी के साथ वही रूल है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी यहां पर वर्ब आनी चाहिए। एंड आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सभी को। एंड लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट एग्जांपल एंड हियर इट इज। Yes, you must abide on the terms of this government. And the time starts again now. Hurry up. Let's see कौन किसका कितनी तेजी से यहां पर आंसर आता है। Yes, 5, 4, 3, 2, 1 इन टाइम्स अप। समय खत्म हो चुका और देखते हैं दूसरा जो नया टाइप है वो नया टाइप हमारा यहां पर क्या है। देखिए जब हमने पढ़ना शुरू किया यू मस्ट अबाइड ऑन, अभी हमारी अबाइड वर्ब है, ऑन हमारी प्रपोजिशन है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है, तुम्हें अबाइड ऑन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के जो टर्म्स हैं उसको अबाइड ऑन करना चाहिए। इस टर्म्स जो गवर्नमेंट के टर्म्स है उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने की बात हो रही है। तो यार आपको एक बात बता दीजिए, जब फॉलो करने की बात होती है तो अबाइड के साथ हम लगाते हैं बाय, अबाइड बाय। अब ये रूल क्या है, इस पर बेस जो नया टाइप है, टाइप ये है कि इस पर बेस जो एरर आ सकता है वो ये है कि कभी भी अगर हम वर्ब को देखें तो वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन अगर लग जाती हैं तो अलग अलग प्रेपोजिशन के लिए कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। जैसे आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम यहां लिखकर दें, कहीं दिया है लुक और आगे दिया है इनटू, तो मतलब हो गया लुक इनटू, जिसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। वही अगर हमने दिख दिया लुक दिया है, लुक के बाद लगा दिया हमने फॉर, तो इसका मतलब हो गया हमारा कि कुछ भी हम सर्च करने की बात कर रहे हैं, ढूंढने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली लुक इनटू हो गया, लुक फॉर हो गया, इस तरह की अलग अलग प्रेपोजिशन लग जाते हैं जिसका अलग अलग मतलब यहां पर आता है। और बात करें यहां पर फॉलो करने की तो अबाइड के साथ बाय आता है, तब इसका मतलब फॉलो होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अबाइड बाय। नया टाइप ये है कि आपको इस तरीके की जो फ्रेजल वर्ब्स है उनको लर्न करना जरूरी है। अगर रह गई हैं, नहीं भी रह गई हैं तो उसको रिवाइज जरूर करते रहेगा। साथ में हर एक प्रेपोजिशन को लर्न करिएगा, जो प्रेपोजिशन किस वर्ब के साथ आती है उसका मतलब क्या है वहां पर। क्लियर? एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अच्छे समझ आ चुका होगा एंड अच्छे समझ आ चुका है। देन लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट एग्जांपल एंड एग्जांपल नंबर 4 हियर इट इज। यस, इफ I would have realized what a bad shape a library is in, I would have done something to arrest the deterioration. Let's see इसका क्या आंसर होगा। Time starts now. Yes. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 इन टाइम्स अप। समय खत्म हो चुका और देखते हैं इसका यहां क्या रूल है नया। हमने पढ़ना शुरू किया इफ आई वुड हैव, तो पहले से ही पता चल जाता है, जैसे ही दिख जाता है आपको कहीं इफ से शुरुआत हो रही है, यानी कंडीशन की बात हो रही है। और कंडीशन की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होती है, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कभी फ्यूचर में नहीं होता। इसका रूल देख लेते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली रूल क्या कहता है। तो रूल हमारा ये कहता है कि कहीं भी कंडीशनल सेंटेंस हो, जैसे इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ कंडीशन क्या होती है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, कंडीशनल सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। आप सिंपली याद रख सकते हैं इस तरीके से, दूसरा होगा विल दिया होगा या शैल दिया होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्लियर? यानी कि अगर दूसरा फ्यूचर में दिया होगा तो जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन कंडीशनल सेंटेंस की कि अगर इफ दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, तो यहां पर विल और शैल दोनों का पास्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? एग्जैक्टली अगर हमने कहा दूसरी कंडीशन नहीं है, तो तीसरी कंडीशन को अगर हम देखें, इफ यानी कंडीशनल सेंटेंस के साथ दे दिया जाए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाएगा हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी दूसरा जो सेंटेंस होगा वहां पर हो जाएगा वुड, हैव और हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। यानी ये तीनों कंडीशन याद रखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इफ हो, कुछ भी हो सकता है जो कंडीशन बताए। जैसे कि दिया है इवन इफ,
ये भी तो कंडीशन बता रहा है। दिया है अनलेस, तो ये भी तो कंडीशन बता रहा है। दिया है व्हेन, तो वो भी कंडीशन दिखा रहा है। यानी कि सेंटेंस में आपका कंडीशनल सेंटेंस जो दिया होता है वो फ्यूचर कभी नहीं होगा। पहली बात, फ्यूचर नहीं होगा अगर, तो और क्या हो सकता है, वो ये कंडीशन है। आपने देखा, या तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये रूल याद रखिएगा। इन पर बेस्ड एरर आ सकता है, इन पर बेस्ड एरर आए तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां देख लेते, देखो क्या हमने यहां पढ़ना शुरू किया, दिया इफ आई वुड हैव, तो इफ आई वुड हैव दिया हुआ है, तो इफ के साथ दिया है कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर तो होगा नहीं, यानी वुड तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है वुड हैव थर्ड फॉर्म, और जहां दिया है वुड हैव थर्ड फॉर्म यानी कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए। पास्ट परफेक्ट का मतलब यहां सिंपली हैव भी हट जाएगा, हो जाएगा हैड एंड रियलाइज। इफ आई हैड रियलाइज, अगर मुझे रियलाइज हो गया होता, ये इसका सेंस आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट। एंड द करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपके सामने ये रहा। आई होप अब अच्छे से आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा इसका सही आंसर क्या है। तो इस तरीके का नेक्स्ट टाइप का एरर जिसको आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर से लिया गया। ऑलराइट, एंड लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन एंड हियर इट इज। दिया हुआ यहां पर मैनी एन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल फील्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब अगर हम देखें यहां पर क्या रूल आता है, सबसे पहले आपके पास टाइम एंड यू हैव 10 सेकेंड्स अगेन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 5 अलग टाइप के आपके सामने रूल्स आ जाएंगे। यस, 5 4 3 2 1 इन योर टाइम्स आप, समय खत्म हो चुका है। और लेट्स हैव अ लुक यहां पर क्या इसका आंसर हो सकता है। हमने पढ़ना शुरू किया, दिया है मैनी एन इंस्टीट्यूशन। जैसे ही आपके सामने दिख जाता है मैनी, तो आपके दिमाग में आता है कि यहां नाउन प्लूरल होना चाहिए भैया, लेकिन और क्या कंडीशन हो सकती है उसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पर देखा कि नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, डिपेंड करता है एग्जैक्टली पहले यूज होने वाले वर्ड पर, है ना। अभी अगर नाउन से पहले दिया है मैनी, तो यानी कि आपको पता चल गया मैनी है, एक से ज्यादा की बात हो रही, तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बट अगर ऐसा दिया है कि मैनी के बाद दिया ए या फिर एन, कोई भी आर्टिकल दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल, याद रखिए एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेट नहीं हो सकता। इंडेफिनिट आर्टिकल होगा और उसके बाद अगर आना है नाउन, तो हमने देखा नाउन से एग्जैक्टली पहले क्या दिया है, ए और एन। एग्जैक्टली पहले मैनी नहीं दिया, एग्जैक्टली पहले ए और एन दिया, तो ए और एन दिया है, तो इसके हिसाब से जो नाउन आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि पूरी इंग्लिश में अगर कभी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती, यानी वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो देखते हैं यहां पर इससे रिलेटेड कुछ है या नहीं। तो हमने पढ़ना शुरू किया, यहां दिया हुआ है मैनी एन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, तो मैनी के बाद एन दिया है यानी कि नाउन सिंगुलर हो गया, इंस्टीट्यूशन है वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो गई। यहां तक सही है। मैनी एन इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, वर्क कर रही है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल फील्ड, टेक्नोलॉजिकल फील्ड की तरफ। फील्ड आपका नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो आपका नाउन हो जाएगा। एज पर द इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि जो सेंटेंस हो पूरी तरीके से आपका करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं बना हुआ है। अनाप अब ये क्लियर हो चुका होगा सभी को, और क्लियर हो चुका है तो हम बढ़ जाते हैं इसमें आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपके सामने दिया है, बीइंग अ ब्लाइंड मैन day or night made a little difference to him. And again you have 10 seconds to do it. Your time starts now. Yes. Okay, with the answer. Hurry up. 5 4 3 2 1 इन टाइम्स अब, समय खत्म हो चुका है। इस तरीके से इस टाइप का भी एरर आपके सामने आ जाता है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। जैसे दिया है बीइंग अ ब्लाइंड मैन, बीइंग अ ब्लाइंड मैन, बीइंग जैसे ही दे दिया जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि दिया है बीइंग दिया है, और बीइंग के बाद अगर कभी भी आता है नाउन, जैसे कि ब्लाइंड मैन दिया है तो नाउन आए तो नाउन के हिसाब से इससे पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि आपने सेंटेंस सुने होंगे इस तरीके के, इट बीइंग अ रेनी डे, है ना, हमने कहा इट बीइंग अ रेनी डे, तो हम बात करें रेनी डे, तो रेनी डे दिया है जो कि नेचुरल इंसिडेंट है, तभी हम इट लगाते हैं यहां पर, ठीक है। अभी इसकी जगह दिया होता है इस तरीके से, इट बीइंग अ डार्क नाइट, तो डार्क नाइट की बात हो गई यहां पर, तो फिर भी हम इट लगाएंगे यहां पर। एग्जैक्टली हमने कहा बीइंग अ ब्लाइंड मैन, तो ब्लाइंड मैन है तो मैन के साथ इट लगा नहीं सकते, मैन के साथ इट नहीं लगाएंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंपली इसके साथ ही लगा देंगे। बात क्लियर हो रही है। ये तब जब बीइंग के बाद इस तरीके से नाउन दिया हो, ये बात हो रही है यहां पर पार्टिसिपल की, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप लोगों ने पढ़ा है। अभी अगर नाउन नहीं दिया होता यहां पर,
तो सेंटेंस करेक्ट होने के चांसेस थे वो आगे के हिसाब से देखते हैं। नाउन नहीं दिया होता है तो एडजेक्टिव दिया होता है, जैसे दिया होता है यहां पर बीइंग जेलस, बीइंग ऑनेस्ट। बात समझ में आ रही है ना? तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को कि कभी इस तरीके का अगर एरर आएगा तो आपको उसको अपने दिमाग में रखना होगा। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और जो आपका स्कोर होगा, एंड आई होप इट वुड हैव रीच्ड 6 on 6, इवन इट इज नॉट 6 on 6, 5 on 6 is also a pretty cool score. All right, let's have a look at another example, and here it is. Yes, the principal instructed the girls of the hostel that they should have returned before the sun set. And time starts now. Okay with the answer? Let's have a look. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 in a times। अब समय खत्म होगा, हो चुका है, और अब देखते हैं इसका यहां पर आंसर क्या होगा। पढ़ना शुरू किया। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। किनको इंस्ट्रक्शन दिया? द गर्ल्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कहां की गर्ल्स? ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल की गर्ल्स। ये भी करेक्ट हो गया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? तो उसके लिए दैट दिया है कंजंक्शन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया। दे शुड हैव रिटर्न, उनको लौट जाना चाहिए था, तो हमने कहा शुड के साथ हैव आ गया, ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म भी दिया है, दे दिया है, क्योंकि यहां गर्ल्स की बात हो रही है, बिल्कुल यहां करेक्ट हो गया। बिफोर द सनसेट, यानी कि सनसेट से पहले। जब कभी भी इस तरीके का टाइम दिया हो कि सनसेट से पहले, सनसेट के बाद, या कभी भी कोई भी दिन का ऐसा टाइम दिया हो, तो कभी भी उससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगता। सिंपली आपको यूज करना पड़ेगा बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज। बात समझ आ रही है ना? तो कभी भी इस तरीके से एरर आ सकता है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे आप सिंपली बोलते हैं गुड आफ्टरनून या गुड आफ्टर द नून, आई वेंट देयर, आफ्टरनून, नॉट आफ्टर द नून। आफ्टर द नून हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात एक्चुअली जर्नल चीज होती है जो पता तो होती है, बट एग्जाम में जब आती है तब पता होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अच्छा रहेगा इस तरीके का एक और, अगर आप इस तरीके का रूल दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल वो रहेगा। क्लियर? तो यहां से हट जाएगा। नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, एंड हियर इट इज। Yes, the opinion of the president का जो opinion है वो not affect his popularity in the country. And time starts now. Yes, hurry up. जल्दी 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 जल्दी। Yes. 5, 4, 3, 2, 1 इन टाइम्स अब समय खत्म हो चुका। फिर से देखते हैं यहां पर क्या एरर बन सकता है। हमने पढ़ना शुरू किया। द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन है, यहां पर हम देखा पदेशन है, आर्टिकल दा है, नाउन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट है, पोस्ट आर्टिकल दा भी लगा दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन है उसकी बात हो रही है, वुड नॉट इफेक्ट, वो इफेक्ट नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा? इफेक्ट नहीं करेगा। वुड है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, आगे हमें यहां मेन वर्ब चाहिए। इससे रिलेटेड एरर क्या बन जाता है कि इफेक्ट जो है वो नाउन होता है, बट अगर हम बात करें अफेक्ट, तो ये वर्क करता है वर्ब की तरह। तो इफेक्ट जनरली नाउन की तरह यूज होता है, अफेक्ट जनरली वर्ब की तरह यूज होता है, और हमें यहां पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। यानी वी रिक्वायर वर्ब, इट मींस वी नीड टू यूज हियर AFFACT। इनफैक्ट अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट को हमें यहां यूज करना पड़ेगा, इफेक्ट को यूज हम नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इस तरीके के वर्ड से भी रिलेटेड बन जाता है। अफेक्ट इफेक्ट हो गया, एग्जैक्टली हमने कहा ADVIC एडवाइज एंड ADVISE एडवाइज, इनसे रिलेटेड एरर बन सकता है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। इस तरीके का एरर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड आप लोगों का करेक्ट स्कोर हो भी चुका होगा। एंड करेक्ट स्कोर हो चुका है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, हियर इट इज। Scarcely had he gone a few steps than his brother called him back. And again, your time starts now. Only 10 seconds you have. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1 इन टाइम्स अब समय खत्म हो चुका है। देखते हैं यहां पर इसका क्या आंसर हो सकता है। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, स्कार्सली आ गया। स्कार्सली तो आपके दिमाग एकदम चलना चाहिए बिल्कुल कि स्कार्सली हो, हार्डली, रेयरली, बैरली, इस तरीके के वर्ड्स दिए हो तो सबसे पहले दिमाग में चीज आती है कि इन्वर्जन होना चाहिए इनके साथ। इन्वर्जन का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है पहले, फिर आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद आती है मेन वर्ब। वैसे पहले दिया ये स्कार्सली, ठीक है। ये इन्वर्जन वाली फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो हमने पढ़ना शुरू किया, स्कार्सली दिया है, हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब भी दी है, सब्जेक्ट ही दिया है, और गॉन मेन वर्ब, यानी ये तो करेक्शन बिल्कुल सही है।
अब इसके बाद तुरंत ही दिमाग में चलना चाहिए कि स्कार्सली से कोई सेंटेंस कनेक्ट है अगर, तो दूसरा सेंटेंस जो कनेक्ट होगा वो उसके साथ जो कंजंक्शन रिक्वायरमेंट है कंजंक्शन की, वो या तो WHEN व्हेन यूज होता है या फिर बिफोर यूज होता है। तो हमने देखा आगे, अब स्कार्सली हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स और आगे दिया है THAN देन, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। या तो इसकी जगह व्हेन होना चाहिए या फिर इसकी जगह बिफोर होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर आपके सामने चॉइस है कि व्हेन यूज करें और बिफोर यूज करें, लाइक अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, यू नीड टू यूज WHEN व्हेन को ही यूज करना पड़ेगा, बिफोर को यूज मत करिएगा। यूजुअली हम व्हेन को यूज करते हैं, व्हेन को प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द SSC एग्जामिनेशन, उनके अकॉर्डिंग। क्लियर? एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे समझ आ चुका होगा। साथ में जैसे ये रूल आया दिमाग में, वो रूल भी आना चाहिए कि नो सूनर दिया होता है तो नो सूनर के साथ THAN देन आता है, स्कार्सली हार्डली बैरली इनके साथ नहीं आता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे समझ आ चुका होगा। और समझ आ चुका है तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। Yes, the new pattern is too much beneficial for all of us to start a new move. And again, you have 10 seconds. समय शुरू हो चुका है पहले, करिए इसे फटाफट। और या 5 4 3 2 1 इन योर टाइम्स अप। समय खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त। पढ़ते हैं क्या इसका रूल है। पढ़ना शुरू किया। द न्यू पैटर्न, जो न्यू पैटर्न है, इज टू मच बेनिफिशियल, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही आ जाता है टू मच या जैसे ही आ जाता है मच टू, दिमाग चल जाना चाहिए क्या रूल था। रूल हमारा ये है, कहीं दिया है टू मच, ठीक है, हमने बात की यहां पर TO2 की, ठीक है। टू होता है हमारा एडवर्ब। जर्नल कंडीशन में एडवर्ब से पहले यहां पर जो पोजीशन होगी वो एडजेक्टिव की होती है, यानी मच की पोजीशन क्या है यहां पर, एडजेक्टिव। और जनरल कंडीशन में एडजेक्टिव से पहले यहां जो पोजीशन होती है वो होती है नाउन की, यानी टू मच कहीं दिया है तो टू मच के बाद आना चाहिए नाउन। यहां देखते हैं, यहां दिया है टू मच के बाद बेनिफिशियल दिया है जो कि एडजेक्टिव है, यानी कि गड़बड़ तो है, टू मच के बाद नाउन होना चाहिए, बेनिफिशियल तो एडजेक्टिव है, तो ये फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, तो आपको ये पहचानना है कि टू मच नहीं है तो ये भी तो फॉर्मेशन होती है जहां लिखते हैं मच टू, है ना। TO2, टू तो आपका होता है एडवर्ब, आप पढ़ चुके हैं, एडवर्ब दिया है, एडवर्ब से पहले बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव का प्लेस होता है, एडवर्ब के बाद होगा तो वे एडवर्ब। यहां मच था एडजेक्टिव, यहां मच है एडवर्ब। ये हमने देखा TO2, टू से पहले जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का प्लेस होता है, यानी यहां चाहिए हमें एडजेक्टिव। तो जो बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल तो एडजेक्टिव है, बेनिफिशियल अगर एडजेक्टिव दिया है तो टू मच की जगह अगर हम कर दें मच टू, तो सेंटेंस आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। एंड जो करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट फॉर्मेशन होगी, वो यही हो जाएगी कि आपको यहां मच टू यूज करना पड़ेगा टू मच की बजाय। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। इस तरीके के रूल्स को दिमाग में रखें, इन पर बेस्ड कुछ ना कुछ जरूर आ ही सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर से उठाए गए हैं। क्लियर हो गई बात? एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 10 on 10. If it is not 10 on 10, 9 on 10 is also a pretty cool score. All right, let's have a look at one more, another example, and it is, yes, the articles produced in this year are comparatively better than those in the last year. And again, your time starts now. Let's see किसका यहां आंसर आता है। सब लोग देखो ध्यान से करिएगा, एक एक चीज को नोट डाउन और कर लीजिएगा कि बाई चांस दिमाग से स्किप ना हो जाए, है ना। यस, 5 4 3 2 1 0 और टाइम खत्म। लेट्स हैव अ लुक क्या इसका आंसर होगा। हमने पढ़ना शुरू किया। द आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दिस ईयर, जो इस साल प्रोड्यूस हुए, यानी जिन आर्टिकल्स का इस साल प्रोडक्शन हुआ, आर कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली वो ज्यादा है, बेहतर है। बेहतर है किनसे? बेहतर है देन दोज इन द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में प्रोड्यूस हुए थे आर्टिकल्स। तो याद रखिएगा रूल आपके सामने ये आ जाता है, कंपैरिजन तो हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वर्ड कंपैरेटिवली जो खुद बता देता है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिवली के साथ जो कि आपका एडवर्ब है, और आपने पोजीशन पढ़ी है कि बाय डिफॉल्ट एडवर्ब से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही होना चाहिए, ऑलवेज। अगर ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा।
पढ़ने में थोड़ा सा ये लग जाता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी जल्दी में पढ़ा तो बेटर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से स्किप हो सकता है। आपको स्किप नहीं होने देना है। कंपैरेटिवली दिख रहा है तो कंपैरेटिवली आपको ये बता रहा है कंपैरिजन ऑलरेडी हो रहा है, और हमेशा इसके साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। जो बेटर दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए गलत हो जाएगा। बेटर की पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगा। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, you can write it down in the comment box. Yes sir, hooray and hooray, you are getting the point. All right, let's have a look at one more example, and here it is. Yes, according to my opinion, she is the best candidate in your group. And again you have 10 seconds. Time starts now. देखिए जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर। Yes, 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। समय खत्म हो गया। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। याद रखनी है आपको एक बात दिया है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू वर्ड आ गया तो या तो होता है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दैम, अकॉर्डिंग टू उसका नेम। अदरवाइज यहां दिया माई ओपिनियन, जो पोजीशन है तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, इन समवन एल्सेस ओपिनियन। बात समझ आ रही है? यानी कि जो फ्रेज है, फ्रेज ही गलत हो गई जो शुरुआत यहां पर दी है। यानी कि अकॉर्डिंग टू या तो ऐसा होता अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज ये दिया होता इन माय ओपिनियन, तब करेक्ट होता। ऑलराइट, एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यानी कुछ इस तरीके के आपके सुपरफ्लस इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक बार में देखने को नहीं समझ आते, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे कि अगर हमने लिखा कहीं भी रिटर्न और उसके साथ लगा दिया बैक, तो रिटर्न का मतलब है लौटना, बैक का मतलब भी लौटना है, तो बैक गलत हो गया ना। यहां पर या तो यहां होता कम बैक तब करेक्ट होता, अदरवाइज सिर्फ रिटर्न होता तब करेक्ट होता। तो इस तरीके के सुपरफ्लस वर्ड से रिलेटेड भी एरर आ जाते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट तरीके का एक और टाइप। 12 टाइप हो चुके हैं अलग अलग, जिसमें तकरीबन काफी हद तक इंपॉर्टेंट जो रूल्स है इंग्लिश के वो आपकी कवर हो चुके। क्योंकि अगर हम देखें प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में ज्यादा रेशियो किस तरीके के एग्जांपल्स का, वही एग्जांपल्स आपके यहां जब उठाए गए हैं। वन मोर एग्जांपल एंड हियर इट इज एग्जांपल नंबर 13। अंटिल एड अराइव्स, जब तक कि एड यानी मदद आएगी या मदद पहुंचेगी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स के अंदर ही अंदर, थाउजेंड्स विल स्टार्व, यानी कि वहां हजारों लोग तब तक स्टार्व यानी स्टार्वेशन में, भूखमरी में मर जाएंगे। तो अगर हमने देखा जैसे अनटिल अगर आता है कि अनटिल आ गया या अनलेस आ गया, तो दिमाग में ये रूल आता है कि अनटिल और अनलेस है तो उसका रूल क्या है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इस रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो। देखिए समझना कैसे है कि आपको ये तो पता ही है, नहीं पता तो पता चल जाएगा कि कहीं दिया है अनलेस और कहीं दिया है अनटिल। तो अनटिल को तब यूज करते हैं जब कहीं ना कहीं टाइम की कुछ बात हो रही है, अनलेस को तब यूज करते हैं जब टाइम की नहीं सिर्फ कंडीशन की बात हो रही है। यानी कि कंडीशन तो दोनों में होती है, कंडीशन अनटिल में भी होगी, कंडीशन अनलेस में भी होती है, लेकिन जहां कंडीशन के साथ टाइम भी ऐड हो रहा है, टाइम को प्रायोरिटी मिल रही है तो वहां अनटिल यूज करेंगे। जब टाइम को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, कंडीशन को प्रायोरिटी मिल रही है, वहां अनलेस यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, जैसे कि हमने कहा अनलेस या अनटिल, यानी कि कोई काम तब तक, जब तक तब तक की बात हो रही है, यानी कि उसके पीक पॉइंट तक की पहुंचने की बात हो रही है। कोई काम पूरा होने की बात हो रही है, अधूरा या जो भी होने की बात हो रही है, अगर वहां आपका समय दिया है वो बहुत ज्यादा है, अगर वहां टाइम दिया है जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस जैसे कि हमने कहा कि यहां पर जो कुछ हफ्तों में एड आएगी, यानी कि जो मदद आनी चाहिए जल्दी आ जाए तब तो ठीक है, जल्दी नहीं, बहुत टाइम ज्यादा यहां लग रहा है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, 1-2 वीक भी नहीं, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कई सारे कुछ वीक्स हैं उनमें मदद आ पाएगी। टाइम अगर बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो आपको पता है कोई भी चीज जिसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा दे दी जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर टाइम बहुत ज्यादा दे दिया जा रहा है तो टाइम की वैल्यू कम हो गई, टाइम की वैल्यू कम हो गई, यानी टाइम को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। टाइम को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, प्रायोरिटी किसको मिल रही है, कंडीशन को, प्रायोरिटी कंडीशन को मिल रही है, इसीलिए अनटिल को हटाकर यहां लगाएंगे आप अनलेस। बात समझ आ रही है, अनटिल को लगाएंगे आप अनलेस। अनटिल कब लगेगा, जैसे सेंटेंस होता है यहां पर आई विल वेट, मैं वेट करूंगा, कब तक, अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम लौटोगे नहीं तब तक मैं यहां तुम्हारा वेट करूंगा। तो जरा सोचिए, यहां पर मैंने कहा मैं तुम्हारा वेट करूंगा कब तक, जब तक तुम लौटोगे नहीं। तो एक जनरल सेंस में ये होगा कि वो लौट आएगा कितनी देर में,
1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, इससे तो वेट नहीं होता ना, एक जनरल कंडीशन बताई जाती है। तो यहां टाइम आपका कम है, यहां टाइम आपका कम है, और जिसकी मात्रा कम होती कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी यहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहां पर until करेक्ट होगा। And I hope you have understood it exactly differentiation। अब आप इसका समझ चुके होंगे, until कहां यूज करेंगे और unless कहां यूज करेंगे, और समझ आ चुका है, then you can write it down, yes sir, got it and got it। And if you have understood very well, let's have a look at one more example, and here it is। The number of students are participating in this game in a rapid way। तो जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आया और आपके सामने फिर से 10 सेकेंड, and here it is। चलिए टाइम नहीं दे रहे, टाइम पहले भी नहीं देता, अभी भी नहीं दे रहे टाइम, फटाफट पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला तो दिमाग में एकदम से आ जाता है, जैसे ही बोला द नंबर ऑफ या फिर बोला ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ अगर बोला है कहीं भी तो एकदम से रूल दिमाग में आ जाना चाहिए। रूल क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ये था कि अगर कहीं नाउन दिया है तो नाउन आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल, डिपेंड करता है एग्जैक्टली पहले यूज होने वाले वर्ड पर। एग्जैक्टली पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ, यानी कि संख्याओं में की बात हो रही है ना, चाहे वो ए हो दा हो फर्क नहीं पड़ता, बट संख्याओं में की बात हो रही है, तो यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। बात क्लियर है। अब बात आती है यहां पर कि ए नंबर ऑफ होगा या द नंबर ऑफ होगा तो वर्ब कैसी होगी। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है आपको कि अगर ए नंबर ऑफ है तो यानी कि इंडेफिनाइट है पर्सन, अपने स्टेटमेंट पर वो इंडेफिनाइट है, वो श्योर नहीं है। फॉर सपोज अगर आप कहीं किसी रूम में बैठे हैं जहां पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई रूम पर आता है और झांक कर चला जाता है, फिर उससे पूछा गया हाउ मेनी पीपल वर देयर इन दैट रूम में कितने लोग थे, उसने कहा आई गेस देयर वर 50 पीपल, I guess there were 50 people। तो वो गेस कर रहा है, he is not sure about the statement। अगर श्योर नहीं है, हो सकता है 50 से कम लोग हो सकता है 50 से ज्यादा हो, कम भी चीज हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो वर्ब आप हमेशा प्लूरल लेकर चलेंगे। एग्जैक्टली अगर आर्टिकल द तब यूज होता है व्हेन ही इज श्योर ऑन हिज स्टेटमेंट, जब वो श्योर है अपने स्टेटमेंट पर, और जब वो श्योर है उसे पता है कितने लोग हैं, तो सिंपली वो बोल सकता है यस देयर वर 58 पीपल इन दैट रूम और इन दैट हॉल बाय द वे। ऑलराइट, जब वो श्योर है अपने स्टेटमेंट पे, यानी कि श्योर है जितना है उतना, ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा आप सिंगुलर ही लेकर चलेंगे। यह हर जगह रूल काम आएगा, चाहे ए नंबर ऑफ हो, चाहे ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, ए मैनी ऑफ हो, मतलब कुछ भी दिया हो, आपका रूल यही काम आएगा। हमने यहां देखा दिया है द नंबर ऑफ, जब वो श्योर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर हमने देखा आर दिया है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और वर्ब आपकी यहां पर सिंगुलर हो जाएगी जहां आ जाएगा एस। आना हो भाई, अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये एक और नया टाइप जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल आपके सामने, एंड हियर इट इज। यस, द रूल्स गवर्न बाय the delegating committee is to be adopted in a welcome mood। और टाइम खत्म, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए रूल क्या आता है, क्या रूल हमारा ये कहता है, हमने पढ़ना शुरू किया द रूल्स गवर्न बाय, तो जैसे ही आ गया गवर्न बाय तो दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए कि कंजंक्शन जो है हमारे होते हैं, जैसे हमने कहा विद, along with, together with, इनफैक्ट कई इस तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो भी रही थी कि कुछ का जैसे कोई हमारा कंजंक्शन दिया है, ठीक है, उससे पहले कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद एक कोई सब्जेक्ट। अभी पढ़ा था कि जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट आएगी, अब पढ़ना है कि जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ऐसे कुछ कंजंक्शन जिसमें जो वर्ब आती है हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। अगर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब आती है तो इस तरीके की कंजंक्शन आपको लर्न करने होंगे जिन पर बेस्ड एरर बन सकता है, जिसमें से एक आ गया आपका गवर्न बाय, headed by, with, along with, together with, as well as, and not, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस तरीके की वो सारे के सारे कंजंक्शंस आपको लर्न करने होंगे जिन पर अगर वर्ब आएगी हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। इफ इट इज इन सिंगुलर फॉर्म इट मींस इट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, एंड इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म इट मींस अगेन इट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। एंड हियर इट इज, अगर हम देखें यहां पर तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट दिया है वो रूल्स दिया है जो कि आपका प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। जहां इज दिया है इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए, इट्स एन ऑब्वियस प्लूरलिटी शो होगी जहां पर आर हो जाएगा। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये आपके 15 डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के रूल्स आपके सामने आए जिन पर बेस्ड एरर आ सकता है और आपको ध्यान से इनको पढ़ना है। जो अलग अलग टाइप्स है आप
पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आएगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ तरीके के अलग रूल्स लेकर, इडियम फ्रेजेस के साथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलेगी। समझ आ चुका है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इन विच सेक्शन यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, सो दैट वील बी विद यू इन द पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, एंड शेयर द वीडियो द मोर यू कैन, subscribe the channel if you're watching it first time so that you can get connected with the latest videos of Mahinda Guru। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, again, your English Guru signing off।